3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। राजस्थान स्टूडेंट ईसीजी टेक्नीशियन संघ समिति ने ईसीजी टेक्नीशियन भर्ती को स्थगित करने की करी मांग। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कोरोना महामारी के चलते एग्जाम लेट होने के कारण टेक्नीशियन भर्ती में सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं छात्र टेक्नीशियन भर्ती में होना चाहते हैं सम्मिलित। सरकार से करी मांग, भर्ती को किया जाए स्थगित। आज किस संबंध में आज आपने ज्ञापन दिया? मैं मोहिता धवल, ईसीजी टेक्नीशियन पैरामेडिकल स्टूडेंट। मेरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से एक ही दरखास्त है कि जो उन्होंने 195 पदों पर सीधी भर्ती की जो पोस्टें निकाली है उनको डिले किया जाए। बिकॉज जो हमारे 2-3 महीने में जो एग्ज़ाम होने वाले थे वो डिले हो गए हैं कोरोना काल के चलते हुए। और अभी जो उन्होंने पोस्टें निकाली है उसमें हम चाहते हैं कि हम भी 2018 के लास्ट ईयर के स्टूडेंट भी शामिल हो। आज आपने किस चीज़ को लेकर ज्ञापन दिया है? ईसीजी टेक्नीशियन की जो 195 पोस्टें निकाली है उनको डिले करने के लिए हमने ये विज्ञापन। मांगे क्या क्या हो गया? वो तो आपने कलेक्टर साहब से आश्वासन के दिए, उन्होंने बोला है कि 2-3 महीने बाद ही होगा और बाकी आगे एप्लीकेशन। मांगे पूरी नहीं होती? हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हम स्ट्राइक करेंगे। आपका नाम? मोहिता धवल। समस्या को लेकर आज आपने ज्ञापन दिया है? भैया, हम माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई थी इसी टेक्नीशियन की, उसमें उनने 195 पदों पर उसको वैकेंसी को निकाला था। उसमें जो योग्य छात्र है वो 55 ही है। इसलिए इस वैकेंसी को हमारे जो कोरोना महामारी के तहत है, हमने इसमें हमारे एग्ज़ाम वगैरह जो भी है वो एग्ज़ाम वगैरह वो लेट हुए हैं। इस वजह से हम इस वैकेंसी के अंदर अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से हमारी जो वैकेंसी है उसको थोड़ा लेट कराया जाए और वैकेंसी को डिले कराया जाए। मेरा नाम? क्या मांगे आप? हमारी मांगे, एक तो उस वैकेंसी के अंदर हमको अप्लाई किया जाए जो सेकेंड ईयर के छात्र हैं उनको, परंतु इस और वैकेंसी को डिले किया जाए, थोड़ा सा विज्ञप्ति को डिले किया जाए। अगर आपकी मांगे नहीं रखी जाती उसके लिए फिर हमको आगे कदम उठाना पड़ेगा। आपका नाम? मेरा नाम अर्षित मेहर, सेकेंड ईयर के छात्र। गैस पाइपलाइन डलने के कारण पंचशील क्षेत्रवासी हो रहे हैं परेशान। गड्ढे होने के कारण क्षेत्रवासियों में है भारी रोष। गैस पाइपलाइन को लेकर गड्ढे खोदे जा रहे हैं और उसमें वही माल भरा जा रहा है। उसको लेकर क्षेत्रवासियों में भारी रोष दिखाई दिया। ऐसे में यह गड्ढे बारिश में हादसे का रूप ले रहे हैं। घरों के आगे गड्ढे खोदे जा रहे हैं, उससे बड़ा हादसा हो सकता है। ऐसे में लाइन पर कार्य करने वाले मैनेजर को बताया कि जल्द सुनवाई नहीं हुई तो करेंगे उग्र आंदोलन और कलेक्टर को भी शिकायत दे दी गई। किस तरह के हालात हो रहे हैं अंकल पंचशील के? हमने 2 दिन पहले भी मीडिया कर्मियों को सबको मीडिया बंदों को बुला करके रोडों की स्थिति दिखाई थी और आपने न्यूज़ भी दी थी, बहुत अच्छी न्यूज़ थी। उसके बाद भी हमने जब बताया कि पंचशील के अंदर आप ये देखें पूरे पंचशील की इन्होंने रोड खोद दी है, पाइपलाइन डालने का कार्य कर रहे हैं, अच्छा काम है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ रोड ये बनेगी कब? हमने ये बताया था परसों 2 दिन पहले कि बारिश आने से पहले ये रोड की रिपेयरिंग होनी चाहिए। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, जो मिट्टी निकल रही है वही मिट्टी वापस उसके अंदर डाल रहे हैं। लेकिन बारिश आने के बाद में जितनी मिट्टी डाली रखी थी वो सारे नाली की नाले बन चुके हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं। जहाँ इन्होंने पॉइंट डाले हैं वहाँ बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं। कल शाम की स्थिति यह है, जो बारिश आई थी उसके अंदर जितने भी रोड है सबको जो मिट्टी डाली थी सब मिट्टी धंस गई उसके अंदर, बड़े बड़े नाले हो गए। हमने कल शाम को अधिकारियों से बात करी, AD UIT IN JN साहब से बात करी, एक्शन साहब से बात करी। आज सुबह यहाँ पे सारा पधारे, ADA के अधिकारी सारे पधारे, उनके सारा मौका मुआवजा करवाया हम लोगों ने, सभी सदस्यगण ने, पूछ सिंधी पंचायत के सदस्यगणों ने, और सब स्थिति दिखाई। और उसके बाद में जो रोड के ठेकेदार हैं दशरथ जी करके हैं वो भी यहाँ पधारे हुए हैं, सब देख रहे हैं। और
ये वापस वही कार्य कर रहे हैं, कह रहे हैं हम गड्ढे इसके अंदर वापस मिट्टी भर रहे हैं, लेकिन ये परमानेंट सोल्व तो नहीं हुआ। जब तक रिपेयर नहीं होगी, जब तक इस पर दामरिश नहीं होगा, जब तक ये रोड बनेगी नहीं, जब तक स्थिति ख़राब रहेगी। मैं आपके माध्यम से आपको इनको चेताना चाहता हूँ, अगर ये बारिश आने से पहले पहले अगर रोड ठीक नहीं हुई तो हम कलेक्टर साहब से शिकायत करेंगे। हो सकता है सीएम साहब को भी हम शिकायत करें इनकी, और बहुत जल्द से जल्द इसको न्याय दिया जाए। जबकि सिस्टम ये कहता है कि 4 रोड कटिंग होने के बाद में उसकी रिपेयर हो जाए कंप्लीट, उसके बाद 4 रोड और लेने चाहिए। इन्होंने तो पूरी पंचशील की पॉश कॉलोनी, जो कि अभी कुछ समय पहले 1-1.5 साल पहले 2.5 करोड़ रुपए की लागत से एक रोड पंचशील की शानदार रोड बन चुकी है, बिल्कुल न्यू अच्छी रोड है। उसके बाद भी ये पूरी रोड बन चुकी है। अब ये क्या करेंगे, साइड से ये रिपेयर कर देंगे, लेकिन पूरे रोड की सत्यानाश हो गई। वापस ये रोड सुधर नहीं सकती जब तक एडीआर इसके अंदर वापस 3 करोड़ रुपये नहीं लगाएगा। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इसकी रोड जल्दी सुनवाई की जाए, अथवा बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, कलेक्टर साहब के पास जाएंगे और सीएम तक भी जाएंगे हम। सर बताइए ये कौन सी कंपनी काम कर रही है और क्या काम कर रही है? इंद्रावस्था गैस लिमिटेड यहाँ काम कर रही है। और बाकी जो ये जॉइंटिंग के जो काम है वो आज सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। बाकी ऐसा कोई ज़्यादा है नहीं सर, 1-2 गड्ढे में जो जॉइंटिंग बाकी है वो भी आज खत्म हो जाएंगे सर यहाँ पर। अच्छा, कितने दिन में वैसे आपको काम कंप्लीट करना है? ये सर ये अभी तो इसमें टाइम लगेगा सर, काफ़ी जैसे बड़ा प्रोजेक्ट है सर, तो 2 साल तो लग ही जाएंगे सर यहाँ पे। कहाँ लाइन बिछेगी आपकी? अभी सर यहाँ पे पंचशील है, वैशाली नगर है, हरिभाऊ उपाध्याय नगर, और काफ़ी एरिया है। अजमेर का पूरा एरिया जीए में इतनी है। उसके बाद आउटर में भी जाएंगे, किशनगढ़, ब्यावर, सारी जगह पे हम जाएंगे। लेकिन सर पब्लिक परेशान हो रही है, आप गड्ढे खोद नहीं सर, हम नहीं चाहते, बिल्कुल हमने आपको दिखाएंगे। हम रेस्टोरेशन काम भी चालू करवा दिया है यहाँ पे, जो रैंप रिपेयर करना, सीसी करना, जो हमारी तरफ से खुद, और पब्लिक के जो भी मिट्टी रहती है तो वो भी हम ट्रॉली लेके उठवाते हैं। फिर सर हम वाटरिंग भी करवा रहे हैं सर, जगह जगह पे वाटरिंग भी करवा रहे हैं ताकि मिट्टी ऊपर ना रहे। तो ये सारी चीज़ें हम जितना हो सके मतलब हम फुल 100% देने की कोशिश कर रहे हैं सर यहाँ पे, ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो सर। आप तो जैसे रोड को तो खोद रहे हो आप, लेकिन एडीओ को पाबंद नहीं कर रहे हो, आप रोड बना नहीं रहे हो हाथों हाथ वापस? सर वो एक बार एडीए साहब, जय साहब से और इनसे सर डिस्कस होगी। बाकी हमने डिमांड नोट दे रखा, सॉरी डिमांड कर रखा है सर वहाँ पे। पैसे जमा करा रखे आपने? कितने जमा करा रखे सर? अराउंड 62 लाख। आपका नाम होता? दशरथ प्रजापति सर। क्या हो आप? मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ सर यहाँ पे। कंचन नगर दोराई के क्षेत्रवासियों ने परेशानियों को लेकर आज नए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। नगर निगम क्षेत्र खानपुरा से दोराई मार्ग पर पानी भराव से रास्ता हो जाता है बंद। क्षेत्रवासी हो रहे हैं परेशान। सड़क व पानी की समस्या को लेकर कलेक्टर को अवगत कराया। खानपुरा और दोराई का पानी रोड पर भर जाता है तो बारिश में बहुत बुरे हालात हो जाते हैं। ऐसे में पहले भी कई बार चेतावनी दे चुके हैं, पर अब तक कोई जन सुनवाई का असर नहीं हुआ। तो आज नए कलेक्टर से मिलने पहुंचे क्षेत्रवासी। ग्राम पंचायत दोरई क्षेत्र से जो ग्रामवासी का जो आवाजाही है, नगर निगम खानपुरा वार्ड का जो क्षेत्र है, वहाँ पर जो मुख्य मार्ग है उस मार्ग पर सारा खानपुरा का, नगर निगम वार्ड का सारा पानी वहीं आके इकट्ठा होता है। और उस पानी के इकट्ठा होने से लोगों का निकलना जो है दुश्वार हो रखा है, और जगह जगह वहाँ पर खड्डे हो गए हैं। रोज़ डेली वहाँ पर हादसे हो रहे हैं। और हमने पूर्व में भी जिला कलेक्टर साहब को, आयुक्त नगर निगम और एडीए के जो आयुक्त हैं उनको हमने ज्ञापन दिया था कि जो हमारी समस्या है, इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। परसों जो एक बारिश आई थी, उस बारिश के अंदर वहाँ पर 4 से 5 फीट पानी भर गया, और दोरई और खानपुरा के जो लोग हैं बहुत भयंकर इस विकट समस्या से जूझ रहे हैं। और अब जो है बिल्कुल हम गले तक आ गए हम कि हम करें तो क्या करें। हमारे पास हमने बार हमने ज्ञापन दे दिया है। नए कलेक्टर साहब आए, इनसे हमको थोड़ी उम्मीद है, आशा है कि शायद इनके थ्रू जो है हमारा काम हो जाए। क्योंकि हमने जब हम यहाँ पर आए, हमने देखा कि कलेक्टर साहब के जो दरवाजे हैं वो आमजन के लिए खुले हैं। उसी को लेकर हमने आज यहाँ पर आकर हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं ताकि हमारी समस्या का समाधान हो सके। अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो मजबूरी में हमको आंदोलन करना पड़ेगा, रोड जाम करनी पड़ेगी और उग्र प्रदर्शन करना पड़ेगा। चंद्रभान गुजर, दोराई। जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित निकले शहर दौरे पर। जिले के सभी विभाग के अधिकारी साथ रहे मौजूद। अजमेर में चल रहे सभी निर्माण कार्यों का कर रहे हैं निरीक्षण। ट्रीटमेंट प्लांट, सोलर प्लांट, एलिवेटेड रोड सहित कई जगहों का कर रहे हैं निरीक्षण। विकास कार्यों को तेज गति देने और जल्द पूरा करने को लेकर कर रहे हैं अधिकारियों से चर्चा। Audio Jungle.
हाँ, आज अजमेर में शहर का सभी अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया है, जिसमें जो विभिन्न कार्य प्रगति पर हैं और जो आगे के प्रोजेक्ट्स ले रखे हैं तो उनका निरीक्षण किया, किस प्रोग्रेस में चल रहे हैं, जहाँ जहाँ पे प्रोग्रेस अटकी हुई है उसके बारे में भी चर्चा की और सभी अधिकारी साथ में हैं और किस तरह से गति दे सकते हैं इस बारे में सारी चर्चा। सर कुछ कमियाँ सामने आई सर कार्यों को लेकर के कहीं पे कुछ नजर चल जहाँ जहाँ पे जो भी चीज़ें अटकी हुई हैं वो सारी डिस्कस की हैं और उसको आगे गति देंगे। ये तो यहाँ बात कर रहे हैं, नीचे जूते मारेंगे तुम्हारे हम। हाँ मैं बोल रहा हूँ यहाँ से चिश्ती, ये तो यहाँ बात कर रहे हैं, नीचे जूते मारेंगे तुम्हारे हम। हाँ मैं बोल रहा हूँ यहाँ से चिश्ती, ये तो यहाँ बात कर रहे हैं, नीचे जूते मारेंगे तुम्हारे हम। हाँ मैं बोल रहा हूँ यहाँ से चिश्ती, विरोध तेरा तो अभी हो रहा है, इंतजाम विरोध तेरा तो अभी हो रहा है, इंतजाम। सर चढ़कर बोली कांग्रेसियों के सर पर सत्ता। हेमंत भाटी समर्थकों ने जिला शिक्षा अधिकारी को दी जूते मारने की धमकी। विभाग में नई नियुक्तियों को लेकर जाहिर की नाराजगी। आज सुबह कांग्रेस नेता हेमंत भाटी सैकड़ों समर्थकों के साथ अजमेर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे। जिला शिक्षा अधिकारी देवी सिंह कछावा मिलने पहुंचे सारे कांग्रेसी हेमंत भाटी द्वारा की गई सिफारिशों के तहत विभाग में नियुक्तियां न होने को लेकर नाराज थे। वहां बैठे अन्य कर्मचारियों के सामने कांग्रेसियों ने इस बात की शिकायत देवी सिंह कछावा से करते हुए अपनी बात रखी। अभी कछावा अपनी बात समझा पाते उससे पहले ही हेमंत भाटी के साथ आए समर्थकों ने आक्रामक रवैया अपनाना शुरू कर दिया, शाब्दिक दुर्व्यवहार करने लगे। मौजूद कार्यकर्ताओं ने यह तक कह दिया कि सरकार हमारी है और नियुक्तियां हमारे हिसाब से करनी पड़ेगी। धमकाते हुए एक व्यक्ति ने तो यहां तक कह दिया कि भाटी तो अभी तुमसे बात कर रहे हैं, नीचे आओ, लोग जूते मारेंगे तुमको। मीडिया के सम्मुख इस घटना पर बयान देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि विभाग में कर्मचारियों इत्यादि की नियुक्तियों का काम काउंसलिंग के माध्यम से पूरे नियम अनुसार किया जा रहा है और वह किसी भी हालात में नियमों का उल्लंघन करते हुए कोई भी नियुक्ति नहीं करना चाहते हैं। परंतु हेमंत भाटी के समर्थकों द्वारा इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल करना सर्वदा अनुचित है। कांग्रेस से आक्रोशित नजर आ रहे हैं और धमकी भी दी आपको। कांग्रेस प्रत्याशी माननीय हेमंत जी भाटी के द्वारा कुछ साथियों के साथ में, उनके किस कार्यकर्ताओं के साथ में अभी यहाँ आकर के और कुछ बातें कही गई है, उसके संदर्भ में मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा कि जितने भी नियमानुसार कार्य हैं वो किए जाते हैं। सभी जनप्रतिनिधियों को पूरी तवज्जो दी जाती है, उनके भी जो नियमानुसार कार्य हैं उनको किया जाता है। अगर जो नियम में नहीं है वो किसी भी स्थिति में किया जाना संभव नहीं है। कुछ कार्यकर्ताओं को उस चीज़ को लेकर के हो सकता है शिकायत हो। इस संदर्भ में माननीय हेमंत जी भाटी ने कहा है कि वो लिखित में कुछ चीज़ देंगे तो उसका हम 7 दिन में उनको जवाब दे देंगे। कार्यालय में काउंसलिंग के दौरान आपको धमकी देना उचित है? ये बिल्कुल सरासर गलत है, नियमों के विपरीत है और ये राजकार्य में बाधा का श्रेणी में आता है। पूरा कैंपस चूँकि अभी कोविड के भी नियम में है और कैंपस के अंदर काउंसलिंग का कार्य चल रहा है और हमने कोविड की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ही 20-20 अभ्यर्थियों को कैंपस में आने की अनुमति दी थी। उनके सभी परिजनों को हमने कैंपस से बाहर रखा है। इसके उपरांत भी ज़बरदस्ती कैंपस में आना और इस प्रकार से एक गलत कार्य करना एक सम्मानीय जनप्रतिनिधि के से अपेक्षित नहीं है। पुलिस की मौजूदगी में ये सब हाँ, जब मुझे यहाँ पे भीड़ का अंदेशा हुआ, भीड़ इकट्ठी हुई, तो मैंने एसएचओ साहब को निवेदन किया। चूँकि ये राजकीय कार्य है, काउंसलिंग का है, समयबद्ध कार्यक्रम है और पूरे राजस्थान में ये कार्यक्रम चल रहा है, तो इसमें किसी प्रकार की व्याधा ना हो, इसमें किसी तरह का कोई विघ्न उत्पन्न ना हो, इसलिए मैंने एसएचओ साहब को निवेदन किया और उन्होंने पुलिस फोर्स भेजी और इसी का परिणाम है कि अभी हमारी इस काउंसलिंग में किसी तरह की बाधा उपलब्ध नहीं हुई है और जो भी माननीय हेमंत जी भाटी को कहना था वो अपनी बात कह करके चले गए हैं और उन्होंने जो बात कही है लिखित में उसका हम 7 दिन में उनको जवाब दे देंगे और किसी भी प्रकार की कार्यालय में कोई भी अव्यवस्था नहीं है। सभी कार्य नियमानुसार राज्य सरकार के निर्देशानुसार। उन्होंने जो धमकियां दी हैं उनका कोई आधार नहीं है और जनप्रतिनिधि और विशेष रूप से माननीय हेमंत जी भाटी ने ऐसा कोई शब्द नहीं बोला, लेकिन उनके साथ आए हुए लोगों ने जिस तरह की बातें कही है वो शोभा नहीं देता। राज्य सरकार का अधिकारी राज्य सरकार का कर्मचारी होता है
उसके लिए किसी भी पार्टी और उसको पक्ष या विपक्ष की कोई बात नहीं होती है। नियमानुसार जो राज्य सरकार के निर्देश होते हैं उनको ही क्रियान्वित किया जाता है। किस तरह के कार्य के लिए वो कह रहे हैं और क्या उन्होंने कुछ प्रतिनियुक्तियों को, जो कि अभी हमारे गर्मियों की छुट्टियों के अंदर बीडिंग का कार्य चल रहा था, मैंने कुछ सहायक कर्मचारी और मंत्रालयिक कर्मचारियों को लगा करके विगत 40-50 साल के रिकॉर्ड्स को बीडिंग का कार्य करवाया। और चूंकि अब हमारा कार्य समाप्त हो गया, मैंने उन प्रतिनियुक्तियों को समाप्त करके उनको सभी को विद्यालय में जाने के लिए निर्देशित कर दिया। और जो लेखा के अधिकारी और सहायक लेखा अधिकारी का पद रिक्त है, उसके विरुद्ध हमने एक अनुभवी कार्मिक को रख रखा है, जिसकी सेवाएं हमारे को ऑडिट के लिए, बिडिंग के लिए और अन्य आवश्यक लेखा संबंधी कार्यों के लिए आवश्यक होती है। तो वो हमने निदेशालय को भी अवगत करा रखा है और वो सभी नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इसमें कोई नियम विरुद्ध कार्य नहीं किया जाता। बीजेपी ने 5 साल जिन लोगों को अपने कार्यकाल के अंदर लगाया था, आज भी उन्हीं लोगों के ट्रांसफ़र होने के बाद वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं। कांग्रेस की शासनकाल के अंदर जो लोग कांग्रेसी हैं, जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं या आम जन हैं, जिन लोगों ने खूब मेहनत करी है, बीजेपी के शासनकाल में इनको गंगानगर, बांसवाड़ा, बाड़मेर उठा करके फेंक दिया जाता था। आज हमारा विरोध इस बात का है, जब हमारी सरकार आती है, जब हमारी सत्ता आती है, उसके बाद में आम जन की पुरसाने हल पूछने वाला कोई भी नहीं है। आज हम लोगों ने यहाँ पे डीओ ऑफिस में और जेडी ऑफिस के अंदर हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है कि ये जो आप लोगों ने यहाँ पे दलाली का अड्डा बना रखा है, उन लोगों की मार्फत। वजह ये है कि ये लोग इन लोगों को इसलिए यहाँ पे लगाते हैं क्योंकि इन लोगों को पता है सिस्टम किस तरीके से पैसा कमाना है और ये पैसा कमाने का तंत्र है। और यहाँ पे कुछ बात ऐसी भी आई है कि यहाँ पे कांग्रेसी कुछ लोगों की यहाँ पे डिज़ायर आई है, उसकी हमने बात करी है, उनके संज्ञान में डाला। तो उन्होंने यही बात बताई कि इन लोगों ने यहाँ पे डिसाइड तो पहले ही कर लिया है, लेकिन इन्होंने चैनल ऐसा चलाया है कि उन लोगों से अपने लेटर पैड वगैरह मंगवा लिए। इसकी वजह ये रही है। अच्छा, आज यूथ कांग्रेस NSUI ने हेमंत भाटी जी के नेतृत्व में यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया है और ये लड़ाई यहाँ से शुरू है। जेडी साहब और डीओ साहब समझ लें, ये लड़ाई यहाँ ख़त्म नहीं है, ये लड़ाई यहाँ से शुरू होगी। मैं अजमेर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष यासिर चिश्ती। खास तौर से दक्षिण विधानसभा क्षेत्र को लेकर ज़्यादा अनदेखी की जा रही है। जो फ़ायदे की सीट है वहाँ पर इन्होंने अभी भी बीजेपी के एजेंट बन के जो काम कर रहे थे पिछले कार्यकाल के अंदर, उनको अभी भी नवाजा गया है और जो डिज़र्व करते हैं उन्हें यहाँ से बाहर ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दी। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के पदाधिकारी शामिल है डिज़ाइन लगाने में? अभी जानकारी में आया है और मैंने देखा है कि हाँ, कांग्रेस के ही दूसरे प्रतिनिधि उसके अंदर जवाबदार। आज मंत्री आ रहे हैं, उनसे मिलेंगे? बिल्कुल, मंत्री से बात करेंगे और ये जो अव्यवस्था यहाँ पर चल रही है उसके बारे में जानकारी लाएंगे और जो दोषी अधिकारी हैं उन्हें हटाने की हम मांग करेंगे। ठीक है। आज अजमेर में कोरोना पॉजिटिव की हुई मौत, वहीं 2 कोरोना पॉजिटिव मामले आए सामने। कोरोना पॉजिटिव में एक तानाजी नगर से, एक रामगंज से मरीज आए सामने। डॉक्टर संजीव महेश्वरी ने कोरोना से बचाव के बताए उपाय। डॉक्टर संजीव महेश्वरी ने की पुष्टि। आज जो कोरोना के हमारे पॉजिटिव पेशेंट जेएलएन में भर्ती होंगे, उसमें से एक 78 वर्षीय तानाजी नगर निवासी पुरुष हैं और 55 वर्षीय रामगंज निवासी महिला हैं। इसके साथ हमारे पास कोरोना पॉजिटिव वार्ड में 31 मरीज़ हैं, जिनमें से 2 पेशेंट बाईपैप पर हैं और 5 पेशेंट को ऑक्सीजन दी जा रही है। सस्पेक्ट वार्ड में हमारे पास 24 पेशेंट हैं, जिसमें से 1 पेशेंट बाईपैप पर है और 2 पेशेंटों को ऑक्सीजन दी जा रही है। अनफॉर्चुनेटली आज एक डेथ हुई है हमारे यहाँ पर, जो कि सूरजपुर गेट ब्यावर निवासी पुरुष थे और काफ़ी दिनों से हमारे पास भर्ती थे और पिछले 3 तारीख से लगातार उनको वेंटिलेटर पर रखा गया था। सारी कोशिशों के बावजूद भी उनको बचाया नहीं जा सका क्योंकि उनको सेप्टिसीमिया हो गया था, जिसको हम ब्लड में इन्फेक्शन होना बोलते हैं। उनकी लिवर भी काम करना कम कर रहा था, उनकी किडनी भी काम करना कम कर रही थी, उनका सेंसोरियम डिटीरियरेट हो रहा था। आज सुबह 6:30 बजे के आसपास उन्होंने दम तोड़ दिया। कल एक पेशेंट बीके कॉल निवासी हमारे पास भर्ती हुए थे, उनको दोनों फेफड़ों में निमोनिया था, आते ही काफ़ी सीरियस थे, उनको वेंटिलेटर लगाया और काफ़ी कोशिश की, लेकिन 1.5 घंटे के अंदर भर्ती के लगभग 1.5 घंटे के अंदर उनका देहावसान हो गया। उनका सैंपल ले लिया गया था, उनकी बॉडी को पैक करके मोर्ची में रखा। आज की जो रात की रिपोर्ट आई उसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस तरीके से इन दोनों को मिलाकर हमारे जेएलएन की जो डेथ होती है संख्या वो 21 कोरोना पॉजिटिव की हो गई है। इसके अलावा जो हमारी व्यवस्थाएं हैं चाक चौबंद है। कलेक्टर महोदय ने जो राउंड लिया था उसमें उन्होंने संतोष व्यक्त किया था और अगर कोई नए इंस्ट्रक्शन अभी उनकी तरफ से आए नहीं है, अगर कोई गवर्नमेंट नए इंस्ट्रक्शन आएंगे तो हम उनको कैरी करेंगे। देखिए, हमें ये पता होना चाहिए कोरोना किस तरीके से फैलता है। अभी तक की जितने भी रिसर्चेज हैं, कोरोना के फैलने का सिर्फ एक ही माध्यम पता लगा जिससे कि हाईली इन्फेक्शस है, वो है नाक और मुंह के माध्यम से कोरोना वायरस का शरीर में प्रवेश। और नाक और मुंह के माध्यम से हम क्या चीज़ लेते हैं? यूजुअली हम सांस लेते हैं।
हम सांस के थ्रू कोरोना वायरस को एक से दूसरे में फैलाते हैं। अगर मान लीजिए मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, मैं खांसूंगा, छींकूंगा और इवन बोलूँगा तो भी मेरे मुंह से छोटे छोटे थूक के पार्टिकल निकलेंगे। उन थूक के पार्टिकल में अरबों की संख्या में कोरोना के वायरसेस हैं। वो वायरसेस अगर आपको जाएंगे तो आप इन्फेक्ट होंगे। तो अब बचाव का तरीका क्या है? मैं मेरे मुंह पे मास्क लगाऊं, आप मेरे मुंह पे मास्क लगाओ, अपने मुंह पे मास्क लगाओ और हम दोनों एक दूसरे को बचाएंगे। आप मुझे बचाओ, मैं आपको बचाऊंगा। जिन बिना मास्क के हम कोरोना के मरीजों का संक्रमण, कोरोना के संक्रमण तो बहुत तेज़ी से फैलाएंगे। किसी भी सूरत में दो व्यक्ति जो कि एक घर में लंबे समय से नहीं रह रहे हैं, उनको बिना मास्क के आपस में एक दूसरे संपर्क में नहीं आना। पहली चीज़, मास्क का प्रयोग हमेशा हमेशा करना है। दूसरी चीज़, अगर किसी वजह से आप एक दूसरे से मिल रहे हैं, मास्क भी पहन रहे हैं, तो हमारा कॉन्टैक्ट ड्यूरेशन जितना कम होगा उतना अच्छा है। अगर हम लंबे टाइम तक बैठे रहेंगे एक दूसरे के साथ, अगर हम कोरोना संक्रमित हैं तो एक दूसरे के इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर हम कम देर के लिए 5-10 मिनट के लिए मिले, उसके बाद अपना काम अपने ख़त्म किया, डिस्पर्स हो गए, तो संक्रमण की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो दो बातें ध्यान रखनी है, मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट, दूसरा रेगुलर यूज़ ऑफ मास्क। मास्क के एटिकेट भी आपको पता होने चाहिए। मास्क एटिकेट, मास्क हमेशा एक साइड से पहनना चाहिए। कभी आपने यूँ पहना, कभी आपने यूँ पहना, अपना खतरा मोल लिया। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि मास्क की जो आउटर सरफेस है वो इन्फेक्ट हो चुकी है। न तो इसको हाथ से टच करना है, न इसको उतार के इसको उल्टा पहनना है। मैं देखता हूँ लोग आते हैं, मास्क उतार के जेब में रख लिया, फिर वापस उसको पहन लिया। अगर आपने जेब में रखा, आपको पता ही नहीं पड़ेगा कौन सी साइड ऊपर थी, कौन सी साइड नीचे थी। आप उसे हमेशा, अगर कभी ऊंचा नीचा करना भी पड़े, तो साइड से डोरी से पकड़िए, इसको नीचे करिए, चाय वाय पीनी है, पानी वानी पीना पीजिए, और वापस यूँ कोई डोरी समेत इसको ऊपर से पकड़ लीजिए। ऊपर से हाथ को ऊपर नीचे करना बिल्कुल नहीं करना। मास्क उतार के जेब में रखना बिल्कुल नहीं करना। ये हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप साधारण कपड़े के मास्क यूज़ करते हैं तो उसको 2 या 3 मास्क, अपने कम से कम 2 मास्क तो दिन में रखें अपने पास। एक मास्क को थोड़ा हल्का गीला हो जाए, कुछ हो जाए, प्लास्टिक की थैली जेब में रखी, उसमें रख लिया, समेट के घर ले जाकर अगले दिन शाम को धो दिया, सुखाया, दूसरे दिन दूसरा मास्क पहना। 3-4 मास्क अपने बनाइए। क्या कीमत है? कोई कीमत ही नहीं है। जान से ज़्यादा कोई कीमत होती है क्या? खुद घर में बनाइए, कोई बाजार का एक्स्ट्रा मास्क खरीदने की ज़रूरत नहीं है। 2 या 3 लेयर का घर पर कोई अपने साफ़ सूती कपड़े का मास्क बनाइए। सूती कपड़ा इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन पावर अच्छी होती है। सर, जो ऐसे जो आपने मास्क लगा रखा है, ऐसे मास्क लोग ले जाते हैं, उसे 2-3 दिन तक यूज करते हैं। इस तरह से यूज़ करना चाहिए सर मास्क, यूज एंड थ्रो मास्क। ये डिस्पोजेबल मास्क तो डिस्पोजेबल है, इसको आप धो के नहीं पहन सकते हैं, बिल्कुल नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर की जो लेयर होती है वो क्लॉगिंग से ख़राब हो जाती है। उसको अगर आपने धोया, पानी से ख़राब हो जाएगी। और इसको भी 8 से 10 घंटे से ज़्यादा नहीं पहनना चाहिए। 8-10 घंटे बाद यूज़ कर इसको हटा देना चाहिए। क्योंकि मैंने बार बार कहा ना, बोलने से, छींकने से, खांसने से थूक के कण निकलते हैं, वो गीला करके उसके अंदर की जो ट्रिपल लेयर की जो बीच वाली लेयर होती है वो क्लॉग हो जाती है, उससे ख़राब हो जाती है, उसको फेंकना चाहिए। डिस्पोजेबल मास्क को डेफिनेटली डिस्पोजेबल मान के चलते हुए फेंकना चाहिए, रीयूज़ नहीं करना चाहिए। और जो कपड़े के मास्क हैं, जिनको मैं सूती कपड़े के लिए कह रहा हूँ, 2 या 3 लेयर का आपने घर पे बना रखा है, तो उसको आप धो के काम ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से आज ठीक 4 बजे 12वीं क्लास का विज्ञान वर्ग का शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने परिणाम किया जारी। कुल पास रहा 91.6%। कुल अभ्यर्थी 2,39,800 छात्र बैठे थे परीक्षा में। पहले तो मैं इस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यालय में आप सबका शिक्षा राज्य मंत्री होने के नाते हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी मीडिया के बंधु, इस ऐतिहासिक पल में ये कहूंगा, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के पद को डॉक्टर जारोली जी सुशोभित कर रहे हैं। राज्य सरकार ने नियुक्ति इनकी की तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर थी। और कोरोना संक्रमण जिस प्रकार से आया और इस वैश्विक महामारी ने हम सबको अस्त व्यस्त करने का काम किया, जिसमें हमारा बच्चों का भविष्य एक तरीके से अंधकारमय होने लग गया था। बोर्ड के अध्यक्ष जी, सेक्रेटरी साहब और तमाम अधिकारी और कर्मचारियों ने और मेरे शिक्षा विभाग के तमाम शिक्षकों ने, प्रशासन के तमाम अधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति को ध्यान में रखते हुए ये परीक्षाएं 12वीं और 10वीं की करवाई। और मैं समझता हूं देश में पहला राज्य आपका राजस्थान होगा जिसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रथम हमारा राजस्थान का है, जिसने इस प्रकार की बहुत ही शानदार तरीके से बच्चों को संक्रमण से बचाते हुए
उनके भविष्य को संवारने के लिए 10वीं और 12वीं की बोर्ड की शेष एग्जाम्स करवाई, और करवाई नहीं बल्कि पहली बार राजस्थान के इतिहास में जिस दिन परीक्षा समाप्त हुई उसके 18 दिन में वो भी जांच करके और ये रिजल्ट आज घोषित करने का, बटन दबाने का मुझे सुअवसर मिला है। इसके लिए मैं मेरे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जी का, इनकी तमाम टीम का, सेक्रेटरी साहब का, तमाम का धन्यवाद देना चाहता हूं, और आपको भी इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपका मीडिया का इस परीक्षा कराने में और इस कोरोना संक्रमण से निपटने में जितना माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का और सरकार का और हम सब का आपने साथ दिया है। हम आपके इस अच्छे कार्य के लिए, नेक कार्य के लिए आपको सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। वास्तव में हमारे लिए सबके लिए चुनौती थी, लेकिन इस चुनौती में हम सब ने मिलकर के बच्चों के भविष्य को स्वर्णिम बनाने के लिए एक कदम हम आगे बढ़े। इसके लिए केंद्र सरकार और तमाम लोग हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व को सैल्यूट करते हैं, उसकी सराहना करते हैं। और मुझे खुशी है यहाँ ये कहते हुए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार ये कहा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना संक्रमण से निपटने में जिस तरीके से कार्य कर रहा है उस तरीके से हम सबको स्टेट्स को करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही, मैं समझता हूं, प्रेरणास्पद शब्द माननीय प्रधानमंत्री जी के थे। आज जो रिजल्ट जारी हुआ है इसमें कुल परीक्षार्थी जो 12वीं विज्ञान वर्ग का था उसमें 2,60,582 परीक्षार्थी थे, जिसमें से प्रविष्ट हुए 2,57,719 और कुल उत्तीर्ण हुए 2,39,367, यानी 92.88% रिजल्ट हमारा 19 का था। अब इस बार जो रिजल्ट आया है उसमें कुल परीक्षार्थी 2,39,769 हैं और प्रविष्ट हुए वो 2,37,305 हैं, और जो कुल उत्तीर्ण हुए हैं वो 2,18,232 कुल उत्तीर्ण हुए हैं। इस बार का हमारा जो 12वीं विज्ञान का 2020 का जो रिजल्ट है उसमें 91.96%, यानी पिछले साल का भी मैंने आपको बताया, इस साल का भी बताया। तो इस साल हमने 91.96% हमारे 12वीं विज्ञान का परिणाम रहा है। मैं उन तमाम जो बच्चे परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, अच्छे मार्क्स आए हैं, उनको मेरी ओर से, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की तरफ से और हमारे अध्यक्ष जी की तरफ से तमाम को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने अच्छी मेहनत की। आपके भविष्य के लिए ये जरूरी था। 10वीं और 12वीं बोर्ड की एग्जाम, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ये हर व्यक्ति का सपना होता है कि मैं 10वीं और 12वीं में मेरा क्या रिजल्ट रहा था। तो मैं समझता हूं ये जो काम करने का काम किया है उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। और जो असफल हो गए, अंतिम समय में जब होता है तभी होता है। आज कोई एजेंसी तय होना नहीं होना कोई तय नहीं होता है, ये लास्ट का काम है। जब हम पैटर्न तय कर लेते हैं तो उसके बाद में एजेंसी की बात आती है। सर, फीस को लेकर के कल आपने कोई आदेश जारी किया है सर? जी, से फीस नहीं ली जाएगी? निश्चित रूप से एक तरीके से जब से कोरोना संक्रमण हमारे यहाँ आया है तब से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी बराबर नजर गड़ाए हुए हैं हर वर्ग को किस तरीके से संक्रमण से बचाया जाए और उनके किसी तरह की दिक्कत नहीं आए, इसके बारे में 18-20 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं। तो जब उनके संज्ञान में ये बात आई कि लोगों का रोजगार छिन गया है, वो पैसे कैसे दे पाएंगे, और बीच में परीक्षार्थी परीक्षा भी हम नहीं करा पाए थे, तो 30 जून तक हमारी प्राइवेट स्कूलों की जो फीस थी उसको डेफर करने का 3 महीने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर विभाग ने लिया था। चूंकि अब अभी तक न तो मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार ने कोई स्कूल खोलने की गाइडलाइन दी है, उन्होंने कहा है कि आप 31 जुलाई तक नहीं खोल पाएंगे। जब हम विद्यालय नहीं खोल पाएंगे, जब हम एडमिशन नहीं ले पाएंगे, जब हम क्लासें नहीं कर पाएंगे, तो मैं समझता हूँ ये जो विवाद था कि फीस दो, अभिभावक कह रहे थे जो विद्यालय नहीं खुला तो हम फीस कैसे दें, तो इसलिए ये निर्णय लिया गया हमारे विभाग के द्वारा
कि ये जब तक स्कूल नहीं खुले तब तक इस फीस को डेफर किया जाता है, और जब विद्यालय खोलने के निर्णय होगा तो उसके साथ में किस प्रकार फीस क्या होगी, पाठ्यक्रम कितना होगा, संक्रमण से रोकने के लिए हमें क्या उपाय विद्यालयों को करने पड़ेंगे, ये सारी की सारी एक गाइडलाइन विस्तार चर्चा करके और उस गाइडलाइन के साथ में विद्यालयों को खोला जाए।